2024 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या होगी विपक्ष की रणनीति। मैंने ये बात पिछले 4 साल से कह रहा था और उसी बात पर अब मोहर लग गई है। जो जिस राज्य में बीजेपी के खिलाफ मजबूत होगा वो मोर्चा संभालेगा और इस पर अब कांग्रेस तैयार हो गई है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए 200 सीटों का झटका लग सकता है बीजेपी को। जिस तरह से लगातार इनकम टैक्स ईडी को लेकर विपक्ष एकजुट हुआ है, जिस तरह से लगातार सरकार से विपक्षी नेताओं के खिलाफ गठजोड़ हुआ है विपक्षी नेताओं का, उससे अब साफ हो गया है कि 2024 मीडिया की कोशिश के बावजूद विपक्ष अब शायद ही टूट पाए। आपको लगा कि कैसे हो रहा है? इस देश के एससी एसटी ओबीसी जब कहते थे कि कैसे बहुजन एकजुट होंगे, वो समय आ गया है और इसका बहुत सारा क्रेडिट देना पड़ेगा आपको खड़गे साहब को। वो दलित समाज से आते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी ने मान लिया है कि अब एससी एसटी ओबीसी के बगैर राजनीति नहीं हो सकती है। चलिए आपको एक एक करके समझाते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी वहां लीडिंग पोजीशन में है, सत्ता में भी है। अगर वहां लेफ्ट और कांग्रेस ममता से भी लड़े, लेफ्ट अलग लड़े, कांग्रेस अलग लड़े, ममता अलग लड़े, बीजेपी अलग लड़े, तो बीजेपी खेल कर जाएगी, जीत जाएगी, क्योंकि उसके पास सवर्ण समाज का, रिजर्व कैटेगरी का तो वोट है ही, धर्म के नाम पर वो ओबीसी का ही वोट लेता है। लेकिन अगर बंगाल में ममता, लेफ्ट, कांग्रेस एक साथ लड़े, बीजेपी अलग लड़े, तो बीजेपी का जीतना नामुमकिन होता है। ठीक उसी तरह से तेलंगाना, केसीआर के खिलाफ बीजेपी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ती, वही मामला फंस रहा था। अब सोचिए बिहार, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी एक साथ लड़ेगी। अब होगा मुकाबला लगभग बराबर का, डबल सामने सामने का मुकाबला। यूपी 14 तारीख को ऐतिहासिक फैसला होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, दो शख्स बीएसपी सुप्रीमो मायावती और ओवैसी पर सबकी नजर होगी कि 2024 में ये क्या करते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ आज भविष्यवाणी कर दे रहा हूं कि ये दोनों नेता विपक्ष के बड़े चेहरे होंगे। लिखवा लीजिए मुझसे। जिस तरह की पूरी चक्रव्यूह रचना कर दी गई है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है, आड्रेको ब्रायन ने बोला है, जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक बड़े प्लेयर हैं। दो ही चीज हो सकता है, या तो वो बीजेपी के साथ आएंगे या बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। और बीजेपी के जब वो खिलाफ लड़ेंगे तो कांग्रेस उनके खिलाफ नहीं लड़ेगी। कांग्रेस ने लगभग तय कर लिया है कि जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है वहीं वो लड़ेगी। जैसे राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ कोई नहीं लड़ेगा, जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ कोई, कांग्रेस बीजेपी में मुकाबला होगा, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो ये लगभग फैसला तय हो चुका है। नीतीश कुमार इसकी अगुवाई कर रहे हैं। अब टीवी अखबार वाला कह रहा है कि भैया पीएम कौन होगा। इन लोगों ने कह दिया भैया हम बैठ के तय कर लेंगे। जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी अगर शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे एक साथ लड़ें। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे की उन्होंने सत्ता छीनी है, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो मिले उनसे। शरद पवार के हाथ में पूरा गेम है, तो कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार अगर एक साथ लड़ते हैं तो फिर बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब बिहार की बताता हूं। बिहार में आरजेडी, जेडीयू एक साथ है, कांग्रेस उसके साथ आएगी। लेकिन दो फैक्टर अभी भी बिहार में है, मांझी जी, मुकेश सहनी और चिराग पासवान। अगर मुकेश सहनी या चिराग पासवान में कोई भी बीजेपी के साथ गया तो बिहार में बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन अगर चिराग पासवान बीजेपी के साथ जाते हैं मुकेश सहनी गठबंधन में, या मुकेश सहनी बीजेपी के साथ जाते हैं चिराग पासवान गठबंधन में, बिहार में फिर से बीजेपी को मौका मिल सकता है। अगर मांझी, मुकेश सहनी और चिराग पासवान बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ा मौका हाथ लग सकता है। लेकिन बाकी राज्यों में ऐसी नहीं होगी। बीजेपी के लिए थोड़ी बहुत संभावना उन राज्यों में ज्यादा है जहां वो सरकार नहीं बना पाई है अब तक, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। लेकिन लोकसभा के लिहाज से वो हानि में दिख रही है। हो सकता है वो राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव बिहार में जीत जाए इस कॉम्बिनेशन से। लेकिन लोकसभा, सोचिए बिहार में 39 सीटें हैं बीजेपी के पास, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में। जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब में मजबूत है, कांग्रेस उसके खिलाफ नहीं लड़ेगी। अब सोचिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी लड़ेगी तो बीजेपी हार जाएगी। बीजेपी के लिए वैसे भी कुछ नहीं है, वहां विपक्ष में भी अकाली ही आएंगे। दिल्ली में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ लड़ती है तो बीजेपी का क्या होगा? 7 के 7 सीट गंवा देंगे। ये मोटा मोटी हिसाब चल रहा है।
तय हो गया है, फॉर्मूला यही रहेगा कि जो पार्टी, जैसे तेलंगाना में हमने केसीआर को छोड़ दिया जाएगा, आंध्र प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी को लीड दी जाएगी। तो यह फैसला लगभग हो चुका है कि जो पार्टी बीजेपी के खिलाफ जहां मजबूत है वहां चुनाव लड़ेगी। अब दो लोग बचते हैं इस खेल में, बीएसपी सुप्रीमो मायावती और ओवैसी। मुझे पूरा लग रहा है कि 2024 के करीब आते आते ये दोनों लोग भी किसी गठबंधन के साथ तो जाएंगे। आप लोग के क्या लगता है, ये दोनों किस गठबंधन के साथ जाएंगे? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन एक बात तो तय है कि अति का अंत होता है। अच्छा, आप कल्पना कीजिए कि जिस तरह से अभी बीबीसी के खिलाफ फेमा के तहत रिपोर्ट दर्ज किया गया है, तो इस देश में एक परसेप्शन तो बन गया है कि जिसके यहां ईडी इनकम टैक्स का रेड होता है मतलब वो बीजेपी के खिलाफ है, लड़ रहा है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ने तो गांठ बांध लिया है। हो सकता है कुछ नेताओं की गिरफ्तारी हो जाए, जिस तरह के लोग सूत्र बता रहे हैं, संभावना जता रहे हैं, मनीष सिसोदिया। लेकिन सोचिए, सब पर मार पड़ रही है और सब एकजुट हो रहे हैं। तो 2024 का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। और सोचिए, लगभग 200 सीटों का मसला है। मैं गिना दूं, 40 सीटें बंगाल में, कम से कम 40 सीटें के करीब, मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, 40 सीटें महाराष्ट्र में, 80 सीटें हो गई, 40 सीटें यूपी बिहार में हो गई, 120 सीटें हो गई, 80 में से 50 सीट घट, 120 और 50 170, तो 170-75 सीटें अगर बीजेपी ज्यादा बेहतर करेगी तो कहां करेगी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हो सकता है कि चंद्रशेखर रावण, अखिलेश यादव, कांग्रेस, ये सब एक साथ लड़ें। तो 2024 का चुनाव दिलचस्प है। विपक्ष ने तय कर लिया है कि कहीं भी मुकाबला ट्रायंगुलर नहीं होने देंगे। जैसे दिल्ली का एग्जांपल समझाता हूं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आता है 40-42% वोट, बाकी वोट 10%, 12% कांग्रेस को आता है, फिर बीजेपी को लोकसभा जीत जाती है। तो इस बार चूंकि मोदी जी 10 साल रह गए हैं, सेंट्रल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो इस बार मोदी जी को बड़ा चैलेंज झेलना पड़ सकता है, क्योंकि सामने नीतीश कुमार है। रही बात प्रधानमंत्री का, तो इस पर सबकी एक राय है कि पहले चुनाव लड़ लिया जाए, मिल बैठकर तय कर लेंगे। अब टीवी अखबार आपको दिखाएगा कि ये खिचड़ी सरकार होगी, मिलीजुली सरकार होगी, प्रधानमंत्री कौन होगा। अरे सर, माननीय कांसी राम साहब ने कहा है कि मजबूर सरकार गरीब लोगों के भले के लिए होती है। बीपी सिंह की सरकार याद है, बाबा साहब को भारत रत्न, मंडल कमीशन। तो जो इस देश में लोकतंत्र में जो मिलीजुली सरकार होती है, वो जनता के हितों में ज्यादा फैसले करती है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या टीवी अखबार विपक्षी नेताओं को लड़ा पाएगा प्रधानमंत्री के नाम पर, या विपक्षी नेताओं ने अब तय कर लिया है कि पीएम कौन होगा ये फैसला कर लेंगे? हो सकता है उसमें यह फॉर्मूला हो कि जिस पार्टी की ज्यादा सीट होगी वो पीएम हो जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि 2024 का कोई पीएम SC ST OBC ही होगा, यह मैं लिख के दे सकता हूं। कांग्रेस की तरफ से भी अगर प्रधानमंत्री बनने की बारी आएगी तो वो खड़गे ही होंगे, या नीतीश कुमार हो सकते हैं, मायावती हो सकती हैं, ओवैसी हो सकते हैं, ममता बनर्जी भी हो सकती हैं, या फिर तुरूप का पत्ता नवीन पटनायक भी हो सकते हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।